गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। अब इसके अंदर कैसे कैसे हम इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। एकदम जो बेसिक बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। हालांकि आज के सेशन में हम जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे उनमें 4 या 5 सवाल आप हटा दो। बाकी सवाल जरूर इजी हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच होगी वो बड़ी ही शानदार लेवल की होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे माइंड में डील कर दे जाएं कि आपको कुछ लिखना भी ना पड़े और तुरंत के तुरंत आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर दें। जैसा कि आपको पता है, ये वाला चैप्टर SSC में भी आता है, बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, अदर जो रीजनल एग्जाम होती है सब में आता है। तो इसका मतलब ये चैप्टर आपकी हर जगह हेल्प करेगा। इस चैप्टर के एंड के जो 2 या 3 सेशन होंगे उनमें हम एक्सट्रीम हाई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे कैट लेवल के सवाल हो गए हैं उनको। तो चलिए फिर हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। यहां से आप इस चैप्टर की PDF ले सकते हैं। पुराने जितने भी सेशन हुए हैं वहां से आपको लिंक भी मिल जाएगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से एक प्लेलिस्ट है, पुराने सेशन आपको वहां मिल जाएंगे। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी है, वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि अपना चैप्टर है। तो देखना जरा, यहां पर 3 चीजें होती हैं आपके पास। एक तो होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एक आपके पास होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और एक आपके पास होता है मार्क प्राइस, इसे आप कहते हैं अंकित मूल्य। अब एक एक करके बात को समझते हैं कि असल में कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं कि मान लो आपने एक कार परचेज की 10 लाख रुपए में, तो आपके लिए ये क्या हो गई, आपकी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। लेकिन कॉस्ट प्राइस में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल की रेट ही नहीं शामिल होती है। कई बार सवालों का लेवल अगर उसे बढ़ाना होता है तो इस लैंग्वेज को वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है तो तुरंत आप डील कर ले जाते हो, नहीं पता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाए। तो मान लेते हैं कि आप रहते हैं दिल्ली में और ये कार आपने चेन्नई से खरीदी। क्लियर है। चेन्नई में मान लो कहीं ऑर्डर दिया, मान लो कोई मर्सिडीज बिक रही थी सस्ते के अंदर, 60 लाख की कार थी, पुरानी हो गई थी, कोई 10 लाख रुपए में बेच रहा था। तो चेन्नई में आपने ये परचेज कर ली। अब आप दिल्ली तक इसको लाते हो, मान लो आपने 30,000 रुपए इसको लाने में खर्च कर दिए। तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया, वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, परिवहन का चार्ज है। लेकिन आपकी जेब से इस कार को दिल्ली तक लाने में टोटल कितने रुपए लग गए, या यूं कह ले आपके घर तक ये कार लाए तो टोटल 10,30,000 रुपए लग गए। तो ये भी आपकी क्या होगी, कॉस्ट हो गई। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका उद्देश्य ये था कि भाई 10 लाख की कार खरीदूंगा, दिल्ली के अंदर ये 12 लाख रुपए में बेच दूंगा। अब एक स्थिति ये आ गई, आपकी कार नहीं बिकी, 6 महीने तक आपकी कार नहीं बिकी। तो अब मान लो आप जिस जगह रहते हैं वहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, या तो मेट्रो स्टेशन की कोई पार्किंग खरीदोगे या किसी गैराज वाले के पास जाओगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे। तो वो इस शर्त पर मान लो मान जाता है कि आप हर महीने 5,000 रुपए मुझे रेंट देंगे। तो 6 महीने तक आपने क्या पे किया, रेंट पे किया, तो 30,000 रुपए। तो ये भी क्या है, कार के ऊपर ही तो कॉस्ट है। अभी तक आपने आर्टिकल को बेचा ही नहीं है, खरीदा है, उसके बाद इस पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका कुछ और भी आपको लगा कि डेंटिंग पेंटिंग करवा लेते हैं, तो 30,000 ये है, 40,000 रुपए मान लो आपने डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च करवा दिए। तो ये भी असल में किसमें इंक्लूड होगा, कॉस्ट में। अगर वो चाहे तो सवालों का लेवल इससे भी एक स्टेप आगे उठा सकता है। रीजन क्या है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हर बच्चे को समझ में आता है। खरीदने के अलावा भी उस वस्तु की मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट वगैरह, इन सब के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो आपके पास 5 लाख रुपए तो पॉकेट में थे, बाकी का पैसा आपके पास नहीं था, तो इस कार को परचेज करते टाइम आपने क्या किया होता, 5 लाख रुपए आपने उधार ले लिए, 5 लाख का लोन ले लिया आपने। क्लियर है। लोन की रेट क्या हो सकती है, मान लेते हैं 10% थी।
अब देखो 6 महीने के बाद ये कार आपकी बिकती है, तो इसका मतलब 6 महीने आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी तो घर से ही पे करोगे। जब सवालों का लेवल उसे उठाना होता है तो वो क्या कर सकता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट को भी डाल सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी डाल सकता है। तो 5 लाख का मान लो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दिमाग लगाओगे तो आपके पास जितना ब्याज लगा वो कितना आ जाएगा भाई, 10% निकालोगे 50,000 और 6 महीने का 25,000 रुपए। तो कहने का मतलब आप एक बेसिक से अंडरस्टैंड, ये कोई रटने वाले लिखने वाली बातें नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। कोई भी आप आर्टिकल खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर जितना भी आप खर्चा करेंगे वो सारा का सारा इंक्लूड होगा कॉस्ट प्राइस में। फिर जिस रेट पर आप इसको बेचेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। और अगर आप जैसे इसने 10 लाख में खरीदा, ये वाला खर्चा किया, अगर आप सारा खर्चा इंक्लूड करने के बाद ज्यादा में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, कम में बेचते हैं रेट डाउन होगी, इसका मतलब आपको लॉस होगा। इसके अलावा ये जो दूसरा पार्ट है आपका उस साइड में दिख रहा है मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य, इसका रोल क्या होता है, जनरली हर वस्तु पर मार्क प्राइस लिखी रहती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, ऑफर चलाए जाते हैं आर्टिकल को बेचने के लिए। क्लियर है? तो मार्क प्राइस पर आपको दिया जाता है डिस्काउंट। ऑफर बहुत सिंपल भी हो सकते हैं कि एक वस्तु खरीदो 10% का डिस्काउंट, हो सकता है ऐसा भी हो कि एक वस्तु खरीदो 10% प्लस 20% के 2 डिस्काउंट आपको, तो वो लैंग्वेज उलझाने के लिए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 वस्तुएं खरीद लो, एक वस्तु फ्री मिलेगी, बाई 5 गेट 7, इस टाइप के भी ऑफर हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें डील होंगी मार्क प्राइस के साथ। एक छोटी सी बात और समझना, लाभ या हानि कब निकलता है, ठीक है, आज मैं जो सवाल करवाऊंगा आपको उनमें इस चीज का रोल होगा। लाभ या हानि आप कब फाइंड कर सकते हो, तो एक छोटा सा सवाल समझना। जैसे मान लो आपने 10 एप्पल खरीदे, 10 आपने सेब खरीदे, एक और टोटल आपको जो पैसा पे करना पड़ा वो क्या था, 100 रुपए। फिर आपने क्या किया, 8 एप्पल्स को सेल आउट कर दिया मान लो 150 रुपए में। क्लियर है? 150 रुपए में आपने इनको बेच दिया। मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो कि भाई 100 में खरीदा था, 150 में बेच दिया, 50 रुपए का लाभ हुआ, 100 पर 50/100, तो 50% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब देखो ये बात गलत है। रीजन क्या है, अगर मैं आपसे ये बेतुका सवाल कर रहा हूं कि 10 एप्पल खरीदे थे, 8 एप्पल बेच दिए 150 रुपए में, लाभ या हानि, नहीं, इस मुद्दे के ऊपर हम इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, ये सवाल अधूरा है। रीजन क्या है, या तो वो ये कह दे कि भाई 10 एप्पल थे, हर एक को 10-10 रुपए में खरीदा, 8 एप्पल 80 रुपए में आ गए, तो इन 8 एप्पल के ऊपर कितने का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हो। आपका सवाल होना चाहिए कि वो जो 2 एप्पल थे आपके पास उनका क्या हुआ, इसके बारे में तो बताओ। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों के दोनों खराब हो जाए, तो बात समझ में आती है कि 10 एप्पल खरीदे थे तो आपके 100 रुपए लग गए थे, और 10 के 10 आपसे आपके हाथ से चले जा रहे हैं, कहने का मतलब 2 तो खराब हो गए और इनको आपने 150 में बेचा। तो ये बात सत्य है कि यहां पर आपको 50% का प्रॉफिट होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आप बड़े लेवल के कलाकार हैं, कोई आपके पास आया, 2 एप्पल बचे हुए थे, तो आप कह सकते हो ये कश्मीर में उस पहाड़ से तोड़े गए एप्पल हैं, ये गजब का इनका टेस्ट होता है, ये हेल्दी होते हैं, ऐसे है वैसे है, और हर एक एप्पल को आप क्या कर दो, 100 रुपए में बेच दो। संभावना तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये 2 एप्पल आपके पास बचे, आपका दोस्त आया, आपने एक उसको खिला दिया, एक खुद को खा लिया। अब उसको खिलाया, वो एप्पल खराब था, वो बीमार हो गया, अब उसको हॉस्पिटल उठा करके ले गए, वहां 5,000 का खर्चा हो गया। तो कहने का मतलब वहां क्या है, आप तो लॉस के अंदर चले गए। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, हालांकि आज के सवालों में उस चीज का यूज होगा। एग्जाम के अंदर क्या है, स्तर वो इतना ज्यादा बढ़ाता नहीं, अगर वो चाहे तो छोटे छोटे सवालों में आपको घुमा सकता है। एग्जाम का स्तर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। प्रॉफिट या लॉस परसेंट तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब आपने जितने आर्टिकल आप यहां खरीदते हो, मान लो n आर्टिकल, उतने के उतने ही आप बेच देते हो, तभी ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि यहां पर लाभ या हानि क्या हुआ। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि देखना जरा यहां इसका यूज कैसे हुआ और क्यों हुआ। बाकी बेसिक सी बातें हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना आता होगा, क्या करोगे,
प्रॉफिट रुपीज में, किस पर, कॉस्ट प्राइस में। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर उसे लॉस होता तो लॉस परसेंट कैसे भाई, लॉस रुपए में काउंट कर देते, किस पर निकलता, सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई डिस्काउंट परसेंट पूछे, ये भी अलग ही चैप्टर है आपका, तो आप सबसे पहले डिस्काउंट रुपए में काउंट करेंगे, किस पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वो कैलकुलेट किस पर कर देता है, सेलिंग प्राइस पर। तो आज की क्लास में उन सवालों को भी देखेंगे। तो चलिए फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा क्या कहा, 25 संतरे बेचने पर। इंग्लिश में इसने 25 लेमन्स दे रखे हैं, तो या तो हिंदी में इसको नींबू कर दो या ऊपर वाली लैंग्वेज में ऑरेंज कर दो, ठीक है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो 25 आर्टिकल उसने खरीदे, 25 आर्टिकल इसने बेचे, 5 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है इसके बराबर उसे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, किसी वस्तु को खरीदा, कॉस्ट प्राइस, लाभ हुआ तो इसमें रेट जुड़ जाएगी और जिस रेट में बेचोगे तो वो आपकी क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस। इसने आपको क्या कहा कि 25 संतरे बेचे, तो आप क्या करोगे भाई, 25 का सेलिंग प्राइस, का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में और मल्टीप्लाई का साइन, तो 25 संतरों का जो आपका विक्रय मूल्य है 25 गुणा एसपी लिख सकते हो। अब उस बात पर आ जाओ, मैंने क्या कहा था, सवाल तभी बनता है जब जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने के उतने उसने बेच दिए, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। इसका मतलब 25 उसने बेचे हैं तो 25 उसने खरीदे भी तो होंगे, तो क्या लिखोगे, 25 का सीपी। बीच में एक बात और आपके पास, क्या हुआ ऐसा करने से, 5 का जो एसपी है, 5 संतरों का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर उसे प्रॉफिट हो गया, इस बात को लिख दिया। ये वाली बात यहां आ गई, एक इक्वेशन बनती है। अब ये मेथड तो मैं आपको वो वाला बता रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो एक छोटी सी बात आपको पता है, इतना भी आप जानते कि जितने आर्टिकल खरीद लिए उतने के उतने जब वो बेचेगा तभी सवाल आपका बनेगा। एग्जाम मेथड पर भी आएंगे, माइंड में कैसे कर सकते हो उस मेथड पर भी आएंगे। तो पहले इसको देखना जरा, 25 का सीपी इक्वल्स टू में 5 एसपी उधर चला जाएगा, लेस हो जाएगा, 20 का एसपी। यहां से आप लिख सकते हो सीपी अपॉन में एसपी, 20 बटा में 25, 5 से काट दोगे 4/5। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपए। 4 की चीज को 5 में बेचा, 1 का लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे पूछ रहा है तो 1 का लाभ किस पर हुआ, 4 पर। 1/4 वैसे तो सिंपल सा परसेंटेज होता है, टेबल बनाएंगे तो उसमें मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बहुत सारे बच्चों को सीधे भी पता है 1/25%, नहीं भी पता है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये वाली अप्रोच तो वो हो गई कि सवाल ये सोल्व कैसे होगा। अब थोड़ा सा हटके सोचते हैं अभी। इन सवालों में आपको थोड़ा सा हटके क्या सोचना है, दूसरा मेथड अपना, आप इसे चाहो तो एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ये इजी रहेगा। देखो ये सारा का सारा खेल जो टिका रहता है जहां पर आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस लाइन पर। अब इसने क्या कहा कि 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप हमेशा क्या करोगे, अज्यूम करोगे। एक छोटी सी बात आपको यहां अज्यूम करनी है। इसने क्या कहा, 5 संतरों का विक्रय मूल्य, तो आप क्या कह सकते हो, 1 संतरे का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू 1 रुपी। ये छोटी सी बात आपको यहां अज्यूम करनी है, आपका सवाल तुरंत इजी हो जाएगा। कैसे भाई, 25 संतरों को बेचा, 1 का एसपी क्या मान चुके, 1 रुपए, तो कितने रुपए में बेच चुका है, 25 रुपए में। क्लियर है। कितने का लाभ हुआ, 5 का एसपी। तो ये जो बात है ये इस वाले पार्ट को इजी कर देती है, इसीलिए आपको इस कंडीशन के हिसाब से मानना होता है। 5 का लाभ हुआ तो 5 का लाभ कितना हो जाएगा, 5 रुपए का लाभ है तो जुड़ता है क्रय मूल्य में, तो खरीदा कितने में होगा भाई, 20 रुपए में लिखा जा सकता है। प्रॉफिट परसेंट की बात कर दें, 5 रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए पर 1/4 क्या लिखते हो, 25%। बाकी ये सवाल आप माइंड में कर सकते थे, मेरे साथ सोचने की कोशिश करना।
सबसे पहला टारगेट उस लाइन पर जाओ जहां वो कंडीशन दे रहा है कि 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर वो कहता 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो आप एक संतरे का क्रय मूल्य मानते 1 रुपए, उसके हिसाब से आप सवाल को सोल्व करते। तो आपने 5 संतरों का एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए लिया, 25 बेचे हैं, इसका मतलब 25 रुपए में बेच दिए। लाभ कितना है? 5 का एसपी 5 रुपए, खरीदा कितने में भाई? 20 में। 5 बटा में 20, 1/4 25%। तो आपका सवाल तुरंत का तुरंत सोल्व हो गया। आगे चलते हैं, धीरे धीरे और सवाल भी लेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 की बात करें, देखो इसने क्या कहा कि 25 संतरे बेचने पर दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो एक तरीका तो वो जो आपकी लैंग्वेज थी, सीधे सीधे क्या करोगे भाई, 25 खरीदे भी तो होंगे ना, 25 बेच रहा है तो 25 का सीपी लॉस हुआ है, किसके बराबर? 5 का जो एसपी है, और इक्वल में क्या आ गया भाई, 25 को बेच दिया तो 25 का एसपी। ठीक है, इक्वेशन के बेसिस पर पिछले में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये पार्ट आपका उधर चला जाएगा तो क्या हो गया, 25 का सीपी इक्वल्स टू, यहां से 5 उधर चला जाएगा, 30 का एसपी लिखा जा सकता है। सीपी अपॉन एसपी की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ गया, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 6 डिवाइड बाई 5। 6 रुपए की चीज 5 में बिकी, 1 का लॉस। लॉस परसेंट किसके बराबर भी, 1 का हुआ, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। 1/6 क्या होता है, 16 2/3%। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, बाकी ये टेबल का पार्ट है, आप होमवर्क ही मान लो 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको सारे के सारे ये फ्रैक्शन और इनके जो परसेंट वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। इस सवाल की एग्जाम अप्रोच पर आ जाओ। देखो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 1 का एसपी क्या मानो 1 रुपए, 25 को बेचा 25 रुपए में, हानि कितने की, 5 का एसपी तो 5 रुपए की हानि। 25 में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, खरीदा कितने में, 30 में। 30 पर 5 की हानि 1/6, तो रिजल्ट आपका तुरंत क्या हो गया, 16 2/3%। क्या किया मैंने, एक बार थोड़ा सा देख लो, 2-3 सवालों में देखते हैं, उसके बाद इस चीज को भी अवॉइड करते जाएंगे। आप जो सवाल की कंडीशन है उस पर जाते हो, क्या मानते हो कि 1 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपए। 25 उसने बेचे हैं तो कितने रुपए में, 25 रुपए में। लॉस कितने का, जो 5 का एसपी है, 1 का एसपी 1 रुपए, 5 का एसपी 5 रुपए, लॉस होता है तो रेट गिर जाती है, तो ओरिजिनल रेट कितनी थी, 30 रुपए। लॉस परसेंट आपने निकाला 5 डिवाइड बाई 30, 1/6, क्या लिख सकते हो, 16 2/3%। ये आपका होमवर्क है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/20 तक इनकी आप परसेंट वैल्यू हमेशा ध्यान रखोगे। आपका काम है मतलब ये याद कर देना, परसेंट में बदलने के लिए इनको मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीजें, और इसके अलावा ये 20 तो ये होगा, इनके अलावा जो 10-12 इंपोर्टेंट वैल्यू होती है वो कैसे बनती है, कैसे यूज करते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला काम, लैंग्वेज को आप रीड करो, देखना जरा। इसने क्या कहा कि 33 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, 11 मीटर जो कपड़ा है उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत। देखो कुछ भी नहीं पता है तो आपको इतना तो पता है कि वस्तु को खरीदा, लाभ हो रहा है, रुपए जुड़ेंगे और इसको बेच दिया जाएगा। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो पीछे मैं लैंग्वेज क्लियर कर चुका हूं, 33 मीटर खरीदा होगा तो 33 का सीपी प्लस प्रॉफिट कितना भाई, जितना 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है तो 11 का सीपी, ये लाभ हो गया। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, यहां पर 33 मीटर को बेचा है तो 33 का एसपी। ये वो लैंग्वेज हो गई जो आप सीधे सीधे फॉलो करोगे, हालांकि इससे टाइम लगता है, इसको अवॉइड करना है। एक बार के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं धीरे धीरे, तो देखना जरा। 11 और 33, 44 का सीपी बराबर 33 का एसपी। सीपी अपॉन एसपी जब आप लोगे तो देखना 11 से कैंसिल आउट कर दो, एसपी नीचे आ गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 4 आ गया। 3 रुपए के आर्टिकल को 4 में बेचा, 1 का लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 1/3, 1 का लाभ 3 पर, और ये क्या होता है आपका 33, 1/3%। क्लियर है।
ये तो वो तरीका हो गया। एग्जाम अप्रोच मैंने आपको क्या बताई है, यहां पर लिख देता हूं। सवाल की कंडीशन पर जाओ जहां प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इसने क्या कहा, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। तो आप ऐसा करो, 1 मीटर का जो सीपी है वो क्या ले लो, 1 रुपए ले लिया। देखना जरा, 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, 33 मीटर खरीदा भी तो होगा। रेट क्या थी, 1 रुपए में 1 मीटर, तो कितने में खरीदा, 33 रुपए में। लाभ कितना, जितना 11 का सीपी आपका, 11 का लाभ। 11 डिवाइड बाई 33, 1/3। तो सीधे सीधे ये सवाल आप माइंड में डील कर देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आपका रिजल्ट आ गया। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखो, कई कलाकार बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं तो ये कॉमन सी समस्या आती है। स्टूडेंट क्या इसको रट लेता है। देखो रट कैसे लेता है कि जब सीपी वाली बात आएगी ना, तो जितना प्रॉफिट या लॉस होगा और जितना वो बेच रहा है 33 नीचे रख दोगे, 11 या जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसको ऊपर रख दोगे और उसको परसेंटेज में बदल दोगे। एसपी के केस में वो कुछ अलग ही स्टोरी घड़ देता है, ठीक है। हालांकि मैंने कभी किसी बच्चे की एसपी वाली ये स्टोरियां सुनने की कोशिश नहीं की। रीजन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वाला पार्ट है इसी को एग्जाम में वो पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कोई 20 टाइप के आप अलग अलग वेरिएंट के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। एक उसका छोटा सा ये पार्ट है, अब इसको रटोगे, फिर अगली चीज को रटोगे, फिर रटोगे। बेटर क्या रहेगा, चीजों को कॉमन सेंस में ले आओ। तो इनको कभी भी नहीं रटना है। जो एग्जाम अप्रोच में आपको करवाते जा रहा हूं, यहां पर आप स्टार मार्क लगा लें और धीरे धीरे आप कोशिश करें कि आप खुद से इनको माइंड में बना ले जाए। सवाल नंबर 4 पर आ जाओ। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा क्या कहा, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो बहुत नकली सवाल है। 9 का या ऑफ, कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है भाई, 12 का विक्रय मूल्य। लिख दिया, कुछ नया काम तो किया ही नहीं, जैसा जैसा उसने कहा लिखते गए। एसपी इसके नीचे ले आओ, तो सीपी अपोन में एसपी बराबर 12 डिवाइड बाई 9। तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 4/3। 4 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा है, 3 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 का लॉस हुआ। लॉस परसेंट की अगर हम लोग बात करें, 1 का लॉस 4 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, या फिर आपको सीधे भी पता होगा 25% लिखा जा सकता है। थोड़ा बहुत सुधार ये कर सकते हो, देखना जरा, सीपी की जो रेट है ये 12 है और एसपी नीचे आएगा तो ये रेट 9 है। तो यहां से भी आप समझ सकते थे कि एक वस्तु को 12 रुपए में खरीद के 9 में बेचा, 3 का लॉस। किसका, 3 का किस पर, 12 पर 1/4। तो यही का यही आप तुरंत 25% लॉस बता सकते थे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप सीपी अपॉन एसपी लिखोगे, रेशियो ऐसा ही निकलेगा। इस साइड में 12 होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो सीपी को ये बताएगा और एसपी को ये 9 बताएगा। तो बेटर क्या रहेगा कि आप ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो इसको अवॉइड ही कर दो, अवॉइड कर दो। अवॉइड करोगे तो ये बात आपके सामने निकल के आएगी। इसको सीखने की कोशिश करो कि 12 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच दिया, सीपी अपॉन एसपी हो गया ना। तो सीपी अपॉन एसपी क्यों लिख रहे हो, 12 में खरीदा 9 में बेचा, 3 का लॉस हो गया, 3 का 12 पर 1/4 25%। जैसे जैसे आपकी कमांड बढ़ जाए, ये सवाल आप एग्जाम में ले लो कि 9 का सीपी इक्वल्स टू 12 का एसपी। 9 के साथ सीपी है, राइट साइड में जो बात होगी वो सीपी की वैल्यू होगी। तो 12 में खरीदा 9 में बेचा, 3 का लॉस, 3/12 1/4 25%। तो ये जो सवाल है आप माइंड में कर सकते हो। अब देखो मुद्दे की बात ये इतनी सी है, कोई भी बच्चा हर रोज 2 या 3 घंटे मैथ्स पढ़ता है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है XYZ, और आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, CDS हो गया, तो इनका कोई बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। आप हर रोज 2 या 3 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप 6 महीने 7 महीने पढ़ते जाएंगे, तो इतने में क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी कमांड इन पर आ जाएगी। कहने का मतलब आपके पास नॉलेज होगा। अब मुद्दा ये है, ये सवाल हर कोई बच्चा करेगा, जैसे हमने किया, सीपी अपॉन एसपी करेगा, 3 से काटेगा, 4 से 3 में गया, 1 का लॉस। आपको उस हर बच्चे से लीड लेनी पड़ेगी। रीजन क्या है, आपके एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठते हैं, मान के चला करो 10% बच्चों के पास नॉलेज तो है, सवाल वो सोल्व कर देगा। इश्यू ये बचा ही नहीं आजकल। नॉलेज तो हर बच्चे के पास होना ही चाहिए जो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, प्रैक्टिस से नॉलेज भी आ जाएगा। मुद्दा ये है कि टाइम को कैसे बचा जाए। तो टाइम बचाने का एक ही तरीका है, टीचर आपको जो समझाता है, मैं जैसे जो बात आपको समझा रहा हूं एटलीस्ट उतना तो करें।
आप अपने तरीके से कुछ और बेहतर सोच सकें तो अच्छी बात है, आपका टाइम और ज्यादा बचेगा। तो ये कोशिश करनी है आपको, हर क्वेश्चन पर टाइम दोगे। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो याद रखना हमेशा के लिए, एक बार आपने डेवलपमेंट कर लिया खुद का, हमेशा आप ये ढूंढने लग गए कि कैसे टाइम बचाया जाए, कैसे टाइम बचाया जाए, ये बात आप सोचने लग गए, फिर आप हर सवाल में एक एक दो दो लाइन को तो गायब करना स्टार्ट कर दोगे। इतना ही आपको काम करना है नॉलेज के अलावा। देखना जरा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, कोस्ट प्राइस के बराबर, तो 1 मीटर कपड़े की कोस्ट क्या ले लो, 1 रुपए। 33 मीटर बेचा है, 33 खरीदा होगा कितने रुपए में, 33 रुपए में। लॉस कितने का, 11 का। 1/3, 1/3 क्या होता है भाई, 33, 1/3%। ये लो, ये सवाल क्या है, माइंड में हो गया। अब आपने एक बात समझ ली, इस वजह से ये क्या हुआ, आपका माइंड में सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखना जरा क्या कहा, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 का क्रय मूल्य 28 के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी को देखना 28 बताता है, एसपी को 24 बताता है। 28 की चीज 24 रुपए में चली गई, 4 का लॉस हुआ। 4 का लॉस 28 पर 1/7, 1/7 क्या होता है, 14.14%। तो बी आपका करेक्ट आ गया। आप इस सवाल को माइंड में कर सकते थे, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश तो करोगे, शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं से। जो मैंने कहा शब्दों की फॉर्म में देखोगे तो देखना जरा, 24 आर्टिकल का सीपी बराबर किसके बताए, 28 आर्टिकल का एसपी लिखा जा सकता है। देखना जरा, यहां से या तो इसको काट दो, 4 से काटोगे तो 6 और 7। सीपी अपॉन एसपी जब आप लिखते हो, हालांकि लिखना नहीं है, 7/6 हो गया, 7 की चीज 6 रुपए में। तो सीपी के सामने ये बात है, 7 रुपए में खरीद के 6 में बेच दिया, 1 का लॉस हो गया 14 पर। 1/7 क्या होता है, 14, 2/7%। नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में बदल जाएगा। और इसी को वैसे लिखना चाहोगे तो 14.14%। ये आपका रिजल्ट हो गया। मैं सजेस्ट करता हूं, टाइम भले ही ज्यादा लग जाए शुरुआत में, आप माइंड में करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक सिंपल सी बात इसने क्या कही कि हर एक जो वॉच आपके पास उसको सेल आउट करता है 450 के अंदर, ठीक है। ऐसा करने पर एक स्टोरी उसने दी है कि 14 को अगर वो सेल आउट कर देगा तो जो 4 घड़ियां हैं उनके क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होगा, लाभ होगा। अब सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप सीधे सीधे ये डील करो, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। 4 का जो सीपी है तो 1 का सीपी क्या कर लो आप, 1 रुपए मान लो। 4 का सीपी कितना होगा भाई, 4 रुपए। 14 को बेचा है तो 14 को खरीदा भी होगा। तो कहने का मतलब वो क्या करेगा, एक वॉच 1 रुपए में खरीदी जाती है तो 14 वॉच 14 रुपीज में। लाभ कितने का हुआ, जो 4 का सीपी है, और बेच कितने में देगा, 18 में। ये बात हमारे पास निकल के आई है। बात को समझना, आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 का सीपी आप क्या ले लो, 1 रुपए। रीजन क्या है, सीपी की फॉर्म में ये बात उसने दी है, वो प्रॉफिट या लॉस की बात करता है। अगर यहाँ एसपी की फॉर्म में बात करता है कि 4 घड़ियों की विक्रय मूल्य के बराबर, 4 की जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर, तो हम लोग 1 का एसपी मानते हैं। यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात आपने समझ ली तो फिर सवाल आपका इजी हो जाएगा तुरंत का तुरंत। अब क्या कर दो भाई, कंपैरिजन। क्या कह रहा है भाई, 450 रुपए में बेच रहा है, हर एक को खरीदा कितने में। तो ये बात तो आप एक घड़ी के लिए भी तो लगा सकते हो। असल में हुआ क्या है, 14 रुपीज में कोई वस्तु खरीदते हो, 4 का प्रॉफिट लेते हो, 18 में सेल आउट करते हो। यही तो निकल के आएगा यहां से। तो 18 किसको रिप्रेजेंट करता है, 450 को। किससे गुणा किया भाई, 18 2 बार 36, 18 5 90, 25 से गुणा किया। आप इसको भी कर दो 25 से, 25 गुणा 4 100, 25 और 10 35, 350 रुपए। ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवा देता हूं कि आपको असल में क्या करना था। उसने कंडीशन दी कि 4 का जो सीपी है उसके बराबर उसे लाभ होगा। 1 का सीपी 1 रुपए लो। आप जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तब क्या करोगे, 4 का लाभ हुआ, किस पर हुआ भाई,
14 का सीपी 14, कंडीशन के हिसाब से निकाल लिया। 2 रुपए का लाभ होता है किस पर, जब 7 रुपए कोस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब एसपी यहां से कितनी आ गई, 9 रुपए। 9 ना होकर के कितनी है, 450 रुपए। किससे गुणा किया, 50 से। ये नीचे सीपी है, 50 से आप इसको गुणा कर दोगे 350 रुपए। तो ये भी कर सकते थे। सिर्फ क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन है कि कितने इजी वे में आप बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब आप इस सवाल को एग्जाम में कर रहे होंगे तो ये सारा अनवांटेड काम है। 7 के आर्टिकल पर 2 रुपए का प्रॉफिट 9 में बेचा, 9 450, 50 गुना पर बैठा, इसका 50 गुना 350। यही का यही आपको सवाल खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई। सवाल नंबर 8 की बात देखना जरा। इसमें क्या कहा, समान क्रय मूल्य, सबकी कोस्ट प्राइस सेम है। 18 वॉचेज है आपके पास, 792 की रेट से हर एक को बेचा जाता है। 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 1 घड़ी का क्रय मूल्य। देखो यहां से कोई आपको कह देता कि लॉस परसेंट फाइंड करके बताओ, तो आप सबसे पहले तो क्या करते, देखो जहां बेचा जा रहा है उस वाली बात पर जाओ, 4 का विक्रय मूल्य। तो आप क्या करते, 1 का सेलिंग प्राइस क्या ले लेते, 1 रुपए। ये काम तो माइंड में करना आपको, क्योंकि ये सीख चुके हैं, इतने सवाल कर लिए हमने इस पर। तो 4 का उसने क्या किया, विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो लॉस कितने का हुआ भाई, 4 का। 18 वॉचेस को उसने बेच दिया, तो 18 को खरीदा भी तो होगा। क्लियर है। तो यहां से देखना जरा, 4 रुपए का लॉस हुआ, 18 वॉचेस को किस रेट में बेचा होगा, उस 1 का एसपी 1 रुपए मानते हो, 18 में बेचा। 4 का लॉस 18 में बेचा, तो खरीदा कितने में होगा, 22 में। प्रतिशत में बदलते हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हो, 100 से। यही काम आपको करना होता है। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। नीचे क्या आपके पास, नीचे है कोस्ट प्राइस, ऊपर क्या आपका लॉस। अब एक बात बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होगी। सेलिंग प्राइस 18 को बेचा है 18 रुपए में। क्लियर। अब कंपैरिजन करना जरा, 18 को किस रेट में बेचा, 792 किससे गुणा किया भाई, 18 गुणा 4 72, 18 गुणा 4 72, 44 के हिसाब से सीपी चाहिए, 44 का मल्टीप्लाई, 22 गुणा 4 88, 22 गुणा 4 88, 88 में 8 जोड़ोगे 968। ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो काम आप कर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको ये समझाया कि लॉस परसेंट अगर आपसे पूछता, क्योंकि इससे पहले हम 5 सवाल तो ऐसे ही कर चुके हैं जिसके अंदर बार बार वो ये लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। आपको ये छोटी छोटी चीजों में सुधार करना है, और इसी सवाल को अगर आप एग्जाम में करते, मैं लॉस परसेंट निकाल के नहीं दिखा रहा, हाँ जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो वो क्या करें, शुरुआत से इस वीडियो को देखें। बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा भी नहीं लगेगी, ये भी सोचोगे यार ये कितना फालतू टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो रीजन ये है कि पहले वाले क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करो। एग्जाम अप्रोच पर आ जाओ। कंडीशन देखी, 4 का एसपी, तो कहने का मतलब 1 का एसपी 1 रुपए होगा। देखना जरा, उससे कितने का लॉस हुआ, 4 का लॉस हुआ है। कितने को बेचा है उसने, 18 घड़ियों को बेचा, कितने रुपए में, 18 में। 18 रुपए में बेचता है, 4 का लॉस होता है, तो खरीदता कितने में, 22 रुपए में। सोल्व कर दो तो ये कितना आ गया अपने पास, 2/11। ये किसको बताता है, लॉस को। ये किसको बताता है, सीपी को। दोनों को ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई आपकी, सेलिंग प्राइस आ गई 9। 9 का कंपैरिजन आपको किससे करना है, 792 से। कितनी बार गया, 9 8 72, 9 8 72, 88 से गुणा कर दो, 11 गुणा 8 88, 88 और 96। ये लो, ये रिजल्ट हो गया। तो आई होप बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है, तो उसका जो एक्चुअल में कोस्ट प्राइस जो होती है उसके ऊपर उसका लॉस परसेंट क्या होगा। एक बात बताओ, एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, लॉस परसेंट के लिए क्या करते हो आप, लॉस लिखते हो ऊपर, नीचे क्या लिखते हो, सीपी, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाता है। इसने किस पर कैलकुलेट कर डाला, इसने कैलकुलेट कर डाला सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर। तो इसने क्या किया होगा, खुद के केस में एसपी लिखी होगी, सॉरी
नीचे तो इसने एसपी लिखी होगी, ऊपर क्या लिखा होगा, लॉस। लॉस कितने का हो रहा है भाई, 20% का। 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5। तो कहने का मतलब उसने नीचे तो खुद की एसपी लिखी है जो कि कितनी है, 5 रुपए, एक का उसे क्या हुआ है, लॉस। तो देखना किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाता है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा होगा, तो इस आर्टिकल को उसने खरीदा होगा 6 रुपए में। नॉर्मल सी बात कि भाई एक्चुअल बात तो निकाल ही ली आपने। वो कह रहा था कि एसपी पर कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने का मतलब किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का उसने लॉस हुआ, गलती से नीचे उसने सीपी की जगह क्या लिख दी, एसपी। कंपेयर कर दो, तो 5 रुपए एसपी है, 1 रुपए का लॉस है, तो सीपी कितनी हो गई होगी भाई, 6। तो एक्चुअल लॉस आपको निकालना है। एक्चुअल लॉस 1 रुपए का है, किस पर, 6 पर। 1/6 को क्या लिख सकते हो, अपना ऑप्शन बी 16 2/3%। ये अपना रिजल्ट हो गया। बहुत इजी वे से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ 1/5 लिखते, इसी से आपका सवाल सोल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा, सवाल नंबर 10 अपना। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखो इसने क्या कहा, एक शॉपकीपर क्या करता है, सेलिंग प्राइस पर 40% का प्रॉफिट कमाता है, कॉस्ट प्राइस पर उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखना जरा, इसने क्या किया होगा, 40%। 40% को लिखोगे तो 40/100, काटोगे 20 से काटोगे तो 2 बार, 2/5 लिखा जाएगा। बाकी आपने परसेंटेज को थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो 40% आपको पता है 2/5 होता है, 20% 1/5, जस्ट डबल कर दोगे 2/5। इसने एसपी पर कैलकुलेट किया है, तो आपको बात समझ आ रही होगी। इसने नीचे क्या लिखा है, एसपी, ऊपर क्या लिखा है भाई इसने, प्रॉफिट। आपको तो एक्चुअल बात चाहिए, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो, तो प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं है, 2 रुपए का हो रहा है, लेकिन नीचे आपको क्या लिखनी है, कॉस्ट प्राइस। तो देखना जरा, एक आर्टिकल 5 रुपए में बेचा, 2 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में, 2/3 में। 2/3 आपका क्या होता है भाई, 66, 2/3%। ये भी एक इजी सी वैल्यू होती है, आपको पता भी होगी, टेबल में आपको बनवा दूंगा, आप अपना होमवर्क करके तैयार रखें। या फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते ही 100 से उसकी परसेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। आई होप सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। आपके कोई सजेशंस है वो भी आप दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। 11 नंबर को देखना जरा, इसने क्या कहा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, 12.5% आप क्या लिखते हो, 1/8। क्लियर है। अब जब इसने ये प्रॉफिट परसेंट निकाला है, तो ऊपर क्या लिखा होगा इसने, प्रॉफिट को, नीचे क्या लिखा होगा, कॉस्ट प्राइस को। तो कहने का मतलब एक आर्टिकल 8 रुपए में खरीदा जाता है, एक का इस पर प्रॉफिट लिया जाता है, कितने में बेच देते हैं इसको, 9 रुपए में। वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है, तो ये 9 ना होकर के कितना है, 630। किससे गुणा किया भाई, 70 से दिख रहा है साफ साफ, 9 का डिवीजन कर दो। तो इसको भी आप क्या करते हो, 70 रुपए से गुणा कर देते हो, तो ये 8 गुणा 7 56, और 1 लग गया आपका 0। ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अब एक सुधार करने की आपको यहां पर नीड है। असल में देखा जाए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले 8 रुपए में खरीदा, 9 में बेचा। 9 किसको बताता है, 630 को। फिर आप क्या करते हो, 1 की वैल्यू निकालते हो, तो डिवीजन क्या करते हो, 9 का। फिर आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 8 की। 9 का डिवीजन करते ही 70 आया, उसको 8 से गुणा किया, तो ये हो गया। अब ये जो बात है, इसको मैं हालांकि डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, परसेंटेज में भी थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करना। ये किसको बताता है, इसी को तो बताता है। ये आपकी एक्चुअल रेट है, ये आपकी एक्चुअल रेट है, और ये रेशियो में एक्चुअल रेट की वैल्यू है, और ये रेट क्या है आपको जो चाहिए। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे सेशन में, मतलब अर्थमेटिक में जगह जगह आपके काम आएगी। रीजन क्या है,
रेशियो मेथड को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो कहने का मतलब नीचे जो वैल्यू आ रही है वो रेशियो के अंदर रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड कर देना। 9 की वैल्यू 630, 1 की वैल्यू अपॉन में 9, आपको क्या चाहिए, 1 की वैल्यू आ गई तो आपको 8 की वैल्यू चाहिए। तो एग्जाम में आप हमेशा कैसे डील करोगे इस मुद्दे पर आ जाते हैं। किसी सेशन में, अगले या उससे अगले सेशन में मैं आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा। देखना जरा, 12.5% का प्रॉफिट 1/8, 8 की चीज 9 में चली गई। तो देखना जरा, 9 में नहीं गई, 630 में गई, तो 1 की वैल्यू अपॉन में 9, आपको सीपी चाहिए 8, 70 बार कटा और ये कितना आ गया 560। यहां भी देखना, रेशियो मेथड में कोई बुराई नहीं है, ये भी रेशियो मेथड ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा सटीक लिख लो, जिससे क्या है लिखने में जो आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है वो बच जाता है और तुरंत के तुरंत ये सवाल हो जाते हैं। अर्थमेटिक में बहुत जगह ये पैटर्न आपका काम आने वाला है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12, देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 16.66% लॉस पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखना जरा, एग्जाम अप्रोच से ही मैं आपको एक बार डील करवाता हूं, फिर मैं समझा दूंगा। 360 रुपए में बेचा, ये रेशियो में किसको बताता है और आपसे क्या पूछा गया है, इतना सा पैटर्न होता है। ये फॉर्मेट ही दिमाग में सेट कर दो। देखना जरा, 16.66% क्या होता है, 1/6 होता है। इतने का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 6 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए का लॉस होगा, तो कितने में बेचेगा, 5 रुपए में बेचेगा। असल में कितने में बेच रहा है भाई वो, 360 में। तो रेशियो में ये किसको बताता है, 5 को। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, यहां से 6, इसको आप कर दो 16, ये आप इससे काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 72 बार। 6 गुणा 2 12, 6 7 42 और 1 43। तो ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। अब मैं इसको एक एक करके समझा देता हूं। 16.66% आप क्या लिखते हो, 1/6। नीचे क्या होगी, सीपी, ऊपर क्या होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस। कहने का मतलब वस्तु को 6 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, कितने में बेचा, 5 में। असल में जो सेलिंग प्राइस है आपके पास वो कितनी है, 360 रुपए। किससे गुणा किया, 5 का भाग दे दो। इधर भी आप क्या कर दोगे, 72 का मल्टीप्लाई 12, 42 और 1 43। तो अगर आप ये काम ना करके, इसका रिप्रेजेंटेशन टिपिकल है, काम दोनों जगह ही सेम कर रहे हैं, यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आप इस मेथड पर आ जाएंगे। और ये एक बार आपने सीख लिया तो बार बार ये जो कंपैरिजन रेशियो के थ्रू करते हो आप इसको अवॉइड कर दो। इसको लिखने में थोड़ा सा आपका टाइम किल हो जाता है, तो 10 सेकेंड भी अगर किसी पर्टिकुलर वजह से आपके बचते हैं और उस टाइप की चीजें, जैसे सीजीएल मेंस में आपको ऐसा ही पैटर्न कम से कम 10 से 15 जगह यूज करना है, तो आप अच्छा खासा टाइम बचा सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, क्या कहा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:15। सीपी कितनी भाई, 11 रुपए। एसपी कितनी, 15 रुपए। लाभ कितने का, 3 का। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 3 रुपए का लाभ 11 पर हुआ। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। देखना जरा, 300 में डिवीजन करोगे 11 का, 11 गुणा 2 22, 8 बचा। 80 में कितनी बार हो गया, 11 7 77। और फिर आगे आप देखो, अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो ये वाले 11 रुपए के, ओह ये गड़बड़ कर दी ना, ये तो भयंकर ही सिली मिस्टेक हो गई, 4 का लाभ हुआ। देखना 400 में डिवीजन, 40 में 11 का डिवीजन 3 बार, 33 हो गया, कितना बचा 7, कितनी बार 6 बार, 66, 4 बच गया, अपोन में 11%। ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट। एकदम इजी कैटेगरी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहला काम, लैंग्वेज को आप रीड करें। देखो क्या कहा, समान क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियों को 275 रुपए प्रति घड़ी की दर से सेल आउट किया जाता है। 2 घड़ियों का जो क्रय मूल्य होता है उसके बराबर इसे लॉस हो जाता है। 1 घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पिछले पैटर्न पर बेस्ड सवाल है। आप क्या करो, 1 की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है। अब कंडीशन को जस्टिफाई कर दो, उसे लॉस कितने का हुआ है
उसे लॉस हुआ है 2 का क्रय मूल्य, तो कहने का मतलब 2 रुपए लिखा जा सकता है, ऊपर लॉस हो गया। सीपी कितनी भाई, 12 घड़ियों को बेचा जाता है तो 12 को खरीदा भी होगा, किस रेट में, 12 रुपए में, लिखा जा सकता है। सोल्व कर दें तो 1 का लॉस किस पर, 6 पर, तो आप मुझे बताना जरा सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी। 6 रुपए में खरीदा, 1 का लॉस कितने में बेच डाला, 5 में। असल में जो बेचने की रेट है वो कितनी है, 275 रुपए। किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो, 25 में 5 बार 5 बार, 55 से गुणा कर दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, एक घड़ी की कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है, ये, इसको भी 55 से गुणा कर दो, 6 5 30 और 3 33। तो कहने का मतलब कितने रुपए में खरीदा गया था, 330 रुपए में। पीछे कर चुके हैं ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15। देखना जरा, 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। तो यहां से देखो सिंपल सी बात है कि 25 जो आइटम्स है आपके, इनकी कीमत, कीमत का मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर किसके, अभी X आइटम थे आपके पास, उनको जो सेल आउट किया तो X की SP, इसके बराबर हो गई कीमत। यहां से देखना जरा, CP अपॉन SP की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर आपके पास X आ गया, नीचे ये आपका आ जाएगा 25। CP और SP का रेशियो क्या आया, X और 25। फिर देखना जरा, इसने क्या कहा कि इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है। 25% के बारे में आपको पता है कि क्या लिखते हो, 1/4। नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है, कॉस्ट प्राइस को, और ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है, प्रॉफिट को। 4 रुपए में खरीदा, 1 का लाभ लिया, 5 में बेचा। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि बेचा कितने में, 5 रुपए में, खरीदा कितने में, 4 रुपए में। यही तो रिलेशन है। CP अपॉन SP का X अपॉन 25 भी एक रिलेशन है, और इसके हिसाब से देखोगे तो ये भी एक रिलेशन है। इसको आप सोल्व कर दो, X इक्वल्स टू 25 गुणा 4, 100 में 5 का डिवीजन कर दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया 20। तो तुरंत के तुरंत आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक सेशन था। कुछ बेसिक सवालों को हमने किया यहाँ पर, और कोशिश अपनी यही रहती है कि कैसे भी करके अपना टाइम सेव हो जाए। तो आई होप आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप इसकी PDF ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।